एक नगर में सुशीला नाम की औरत अपनी 2 बेटियों सीमा और राधा के साथ रहती थी। सुशीला का पति दूर किसी शहर में नौकरी के लिए गया तो वापस ही नहीं आया। शुरू में तो वो घर खर्च के पैसे भेज देता था, लेकिन धीरे धीरे उसने वो भी बंद कर दिया। सुशीला ने उसे बहुत खत लिखे, लेकिन उसने किसी खत का कोई जवाब नहीं भेजा, ना ही वो स्वयं वापस आया। सुशीला के लिए बहुत मुश्किल आ खड़ी हुई। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे पति का कुछ अता पता नहीं है। 2 बेटियों को कैसे संभालूंगी? माँ, तुम रो मत, हम तुम्हारे साथ हैं ना। हम तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे, तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। हाँ माँ, हम तुम्हारा ध्यान रखने के लिए हैं। तो तुम क्यों घबरा रही हो? देखना, पिताजी एक दिन अवश्य वापस आएंगे। मेरी बच्चियों, मुझे तुम लोगों के जीवन की चिंता खाए जा रही है। तुम्हारी पढ़ाई लिखाई और तुम्हारी शादी कैसे होगा सब। माँ, तुम चिंता मत करो। मेरी 10वीं की परीक्षा खत्म होने वाली है और परीक्षा के बाद मैं छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, जिससे थोड़े पैसे बन जाएंगे और तुम्हारी मदद हो जाएगी और हम दोनों मिलकर राधा की पढ़ाई जारी रखेंगे। माँ। अपनी बेटियों की बातें सुनकर सुशीला को कुछ हिम्मत मिली। घर का खर्च चलाने के लिए सुशीला मजदूरी का काम करती और उसकी बेटियां सुबह विद्यालय जाती और दोपहर में विद्यालय से वापस आकर पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी संभालती। सुशीला रात को थक कर आती तो दोनों बेटियां उसका पूरा ध्यान रखती। वो उसके लिए खाना पकाकर रखती और उसे घर का कोई काम न करने देती। सीमा की 10वीं की परीक्षा खत्म हो गई थी और अब सीमा भी कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगी थी और उसे ट्यूशन के जो भी पैसे मिलते वो उन्हें अपनी माँ को ले जाकर दे देती। सीमा के पैसे कमाने से सुशीला का बोझ कुछ हल्का हो गया था। सीमा ने 10वीं में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, जिसकी वजह से उसे विद्यालय से स्कॉलरशिप मिली और उसकी आगे की पढ़ाई का खर्चा विद्यालय से ही मिल जाता है। इधर सुशीला की छोटी बेटी राधा भी पढ़ाई में बहुत होशियार थी और वो भी अपनी बहन की तरह कक्षा में सर्वोच्च अंक प्राप्त करती थी। सुशीला को ये देखकर बहुत खुशी होती कि उसकी दोनों बेटियां पढ़ लिखकर एक दिन बहुत आगे जाएंगी। एक दिन अचानक एक बीमारी फैल जाती है, जिसकी वजह से सब कुछ बंद हो जाता है। दुकानें, दफ्तर, विद्यालय, सब जगह ताला लग जाता है। सरकार के आदेश पर लोगों को अपने घरों में कैद होकर रहना पड़ता है। सुशीला का भी काम बंद हो जाता है और घर में रखे पैसे धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? अब क्या करेंगे? यदि ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन घर में रखे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे और फिर क्या होगा? सीमा और राधा भी गहन चिंता में पड़ जाती है कि अब क्या होगा। एक दिन सीमा और राधा बाजार से सब्जी खरीदने जाती हैं। सरकार के आदेश के अनुसार केवल जरूरी चीजों की दुकानें एक निश्चित समय तक खोलने का आदेश था। सीमा और राधा उस समय में ही बाजार से सब्जी और अन्य जरूरी सामान लेने जाती है। जब वो दुकान पर सामान लेने के लिए खड़ी होती है, उसी समय टेलीविजन पर देश के प्रधानमंत्री का भाषण आ रहा होता है, जिसमें वो आत्मनिर्भर बनने की बात कर रहे थे। सीमा देखती है सभी ने मुंह पर मास्क लगा रखे थे। सीमा और राधा ने अपने मुंह पर दुपट्टा बांध रखा था, क्योंकि उनके पास मास्क नहीं थे। सीमा बाजार से एक मास्क भी खरीदती है और घर आकर, देखो माँ, मैं ये मास्क लेकर आई हूँ। अरे लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? तुम लोगों ने तो अपने मुंह पर दुपट्टा बांध ही रखा था ना। और फिर तुम लोगों को कौन सा रोज रोज बाहर जाना है जो तुम्हें इस मास्क की जरूरत हो? नहीं माँ, मैं ये मास्क अपने लिए नहीं लाई, बल्कि मास्क बनाना सीखने के लिए लाई हूँ। क्या मतलब? माँ, आज जब हम दुकान पर सामान लेने खड़ी थी, तभी मैंने वहाँ टेलीविजन पर अपने देश के प्रधानमंत्री का भाषण सुना, जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की प्रेरणा दे रहे थे। तो मेरे दिमाग में एक विचार आया कि क्यों ना इस बीमारी के समय हम इस तरह के मास्क बनाकर बेचना शुरू करें। इस समय लोगों को इनकी बहुत जरूरत है। लोगों की जरूरत पूरी हो जाएगी और हमें घर का खर्चा चलाने के लिए कुछ पैसे मिल जाएंगे। सीमा की बातें सुनकर सुशीला बहुत खुश होती है और वे लोग घर में रखे सामान की मदद से ही
मास्क बनाना शुरू कर देती है। सीमा और राधा वो बने हुए मास्क बाजार में खुली कुछ दुकानों पर बेचने लगती हैं और जल्दी ही उनका मास्क बनाने का काम अच्छा चलने लगता है। लोग उनसे घर आकर मास्क खरीदने लगते हैं, जिससे उनकी अच्छी आमदनी हो जाती है। वक्त बीतता गया। सीमा और राधा अब बड़ी हो गई थी। सीमा मन लगाकर सरकारी स्कूल में शिक्षिका की नौकरी के लिए तैयारी करने लगती है और राधा एक डॉक्टर बनना चाहती है, जिसके लिए उसे बहुत पैसों की आवश्यकता होती है। इसके लिए वो पढ़ाई के साथ साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक पर सहायक का काम करने लगती है। राधा बहुत लगन और मेहनत से डॉक्टर के साथ काम करती है कि डॉक्टर भी उसकी पढ़ाई में उसकी सहायता करने लगती है। एक दिन सीमा खुश होते हुए घर आती है और सुशीला को गले लगा लेती है। माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और तुम भी जब मेरी बात सुनोगी तो खुशी से झूम उठोगी। अरे झूमूंगी तो तब जब तू बताएगी कि बात क्या है। माँ, मुझे सरकारी नौकरी मिल गई है। मुझे शहर के एक बड़े सरकारी विद्यालय में एक शिक्षिका की नौकरी मिल गई है। अब आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है माँ। अब आपकी बेटी घर संभालेगी। सच? तुझे सरकारी नौकरी मिल गई है? मैं बहुत खुश हूँ बेटी। लेकिन अभी राधा को भी डॉक्टर बनाना है, तो मेहनत तो अभी मुझे करनी पड़ेगी ना। तभी राधा भी वहाँ आ जाती है। नहीं माँ, अब आपको सिर्फ आराम करना है। बहुत मेहनत कर ली आपने। मतलब माँ, मैं जिस डॉक्टर के साथ काम कर रही हूँ वे मेरी मेहनत और लगन से बहुत प्रभावित है और उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दिलवा दी है। अब मेरी पढ़ाई का कोई खर्चा नहीं होगा माँ, और जल्दी ही मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। भगवान का लाख लाख शुक्र है, उन्होंने मेरी दोनों बेटियों की जिंदगी सफल बना दी। आज मेरी बड़ी बेटी सीमा को सरकारी नौकरी मिल गई और राधा को डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी करने के लिए स्कॉलरशिप दिलवा दी। तीनों भगवान के आगे मत्था टेकते हैं और उन्हें शुक्रिया करते हैं। ये गोबर का चूल्हा तो जादुई निकला। इससे तो हमारी सारी समस्या ही दूर हो गई। कहाँ हमारे खाने के लाले पड़े हुए थे और आज हम जादुई गोबर के चूल्हे की वजह से दूसरों को भी खाना बांटने के लायक हो गए। ये सब तेरी ईमानदारी और नेक दिली का नतीजा है। माँ, हम तो बस वही कर रहे हैं जो ये जादुई गोबर का चूल्हा हमसे करा रहा है। आखिर हम होते कौन है अपनी मर्जी से करने वाले। बात उन दिनों की है जब ममता अपनी बेटी पिंकी के साथ रहा करती थी। दिवाली का समय था और घर में खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं था। एक कटोरी चावल पकाने के लिए भी उसे सोचना पड़ रहा था कि ये पकेगा कैसे और दिवाली मनेगी तो कैसे। आज दिवाली है और घर में कुछ भी नहीं है, बस एक कटोरी चावल है, पर उसे भी खा नहीं सकते क्योंकि पकाने के लिए ईंधन नहीं है। माँ, मैं पड़ोस में से मांग कर लाती हूँ, क्या पता पड़ोसी कुछ मदद कर दे। पड़ोसी? नाम के पड़ोसी है, तुझे नहीं पता उनके घर इतनी सारी गाय है, पर मजाल है कि एक लोटा दूध भी दे दे। उन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। और तो कोई चारा है भी नहीं, दूध मांग कर ले आते हैं, क्या पता दिवाली की वजह से दे दे। अगर तुझे इतना ही विश्वास है तो जा ले आ। पिंकी पड़ोस में रहने वाले किशन पाल के घर जाती है, जहाँ पर बहुत सारी गाय बंधी होती है। किशन पाल दूध का व्यापार किया करता था, पर था बहुत कंजूस। अंकल, मेरे घर पर ईंधन खत्म हो गया है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, थोड़ा सा दूध दे दो ताकि जो घर पर चावल है उसे खीर बन जाए। खीर बनाएगी? दूध की शक्ल भी देखी है तुम लोगों ने और खीर खाने का शौक रखते हो। आज दिवाली है ना, इसलिए खीर बनाने का विचार किया। मेरे पास कोई दूध का भंडार नहीं है, मेहनत करता हूँ तभी दूध बेचता हूँ, फ्री का नहीं है, समझी? अंकल, मेरी भी दिवाली बन जाएगी और तो कुछ है नहीं। एक काम कर, कुछ मेहनत का काम कर तो मैं सोचूं। मुझे क्या करना होगा? गाय ने बहुत सारा गोबर कर दिया है, एक काम कर, इसको फेंका। अगर आप दूध नहीं दे सकते तो ये गोबर ही दे दो, इनसे मैं उपले बना लूंगी जिससे घर में ईंधन तैयार हो जाएगा। गोबर मेरे किस काम का है, ये गोबर ले जा, मेरे यहाँ से तो सफाई ही हो जाएगी। पिंकी वहाँ से गोबर उठा ले आती है और घर में उनके उपले बना लेती है।
थोड़ा सा गोबर बचा होता है तो उसकी माँ कहती है, अरे क्या कर रही है? दूध तो मिला नहीं, गोबर मिला है, उन्हीं से उपले बना रही हूँ। कम से कम चूल्हा तो जलेगा। पिंकी जरा सा गोबर बचा लियो, चूल्हा टूट गया है, नया चूल्हा बनाना पड़ेगा, इस पर काम करना मुश्किल हो रहा है। ठीक है माँ, मैं नया चूल्हा बना देती हूँ। पिंकी उस गोबर से नया चूल्हा बना देती है। जब वो बनकर तैयार हो जाता है तो उस पर चावलों को पकाने के लिए रख देती है और सोचती है कि आज दिवाली है और हमें आज भी सूखे चावल खाने को मिलेंगे। सबको उपहार मिलते हैं और मुझे गोबर मिला है। वो जैसे जैसे सोचती रहती है वैसे वैसे बड़ी अच्छी खुशबू आती है और वो पतीला उठाकर देखती है तो उसमें खीर बनी हुई होती है। वो देखकर आश्चर्यचकित हो जाती है और माँ को आवाज देती है, माँ देखो, मैंने चावल चढ़ाए थे और ये खीर बन गई। आपने दूध डाला था क्या इसमें? लाकर बता तो देती। मैं भला कहाँ से दूध लेकर आती? तो ये खीर कैसे बन गई? अच्छा है, बन गई। चलो अब दोनों मिलकर खीर खाते हैं और दिवाली मनाते हैं। ममता पिंकी दोनों मिलकर खीर खाते हैं और कल के बारे में सोचते हैं और पिंकी कुछ भी सोचकर उस जादुई गोबर के चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाती तो वो सामान बनकर तैयार मिलता। वो ये देखकर बहुत खुश होती और समझ जाती है कि ये गोबर का चूल्हा जादुई है। वो ममता से कहती है, अरे ये तो जादुई चूल्हा है, इससे तो कुछ भी बनाओ वो पल भर में बिना मेहनत के तैयार हो जाता है। हाँ माँ, मैं जो भी सोचकर इस पर कढ़ाई रखती हूँ ये चूल्हा बनाकर तैयार कर देता है और तब तक खत्म नहीं होता जब तक चूल्हे पर से बर्तन उतार न दूं। अब हमें इस खाने को औरों को भी खिलाना चाहिए। जिन लोगों के पास खाना नहीं है वो इस जादुई चूल्हे के खाने को खाकर अपना पेट भर सके, इससे सबकी मदद भी हो जाएगी। ममता और पिंकी उस जादुई गोबर के चूल्हे की मदद से सभी को खाना बांटती है। वही किशन पाल ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि कल तक इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था और आज ये दोनों खाना बांट रही है। वो चुपके से ममता के घर में देखता है तो ये जादुई गोबर का चूल्हा है जिससे सभी पकवान तैयार हो जाते हैं। इसकी वजह से ये अमीर भी हो गए। मुझे आज रात को उसे चुराना होगा। इसे मैं शहर ले जाऊंगा और अपना होटल खोलूंगा। इससे मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। हर जगह मेरी ही चर्चा होगा। ममता और पिंकी दोनों सोए हुए होते हैं और किशन पाल रात को आकर जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले जाता है। सुबह होने पर ममता भागी भागी पिंकी के पास आती है। पिंकी, कुछ लोगों ने बताया है कि किशन पाल हमारी जादुई गोबर का चूल्हा उठाकर ले गया है। वो शहर की ओर जाता हुआ दिखाई दिया था। अब हम क्या करें? माँ, उसको वो गोबर का चूल्हा ले जाने दो, क्योंकि वो गोबर का चूल्हा जादुई नहीं बल्कि आम गोबर का चूल्हा था। मैंने राधा के कहने पर ऐसा ही चूल्हा बनाया था। वो सूखने के लिए मैंने बाहर रख दिया था और जादुई चूल्हे को मैं अपने पास ले आई थी। किशन पाल उस नकली गोबर के चूल्हे को लेकर चला गया है यहाँ से। तो क्या हमारा जादुई गोबर का चूल्हा हमारे पास ही है? हाँ माँ, ये देखो, मैं इसे अपने पास ले आई थी और इसी तरह का चूल्हा बनाना था तो देखकर बना रही थी और नए चूल्हे को मैंने धूप में सुखाने के लिए बाहर रख दिया था। पिंकी के पास जादुई चूल्हा रह जाता है और किशन पाल उस नकली चूल्हे को पाकर बहुत खुश होता है और शहर में जाकर एक होटल खोल लेता है जहाँ पर वो बड़े बड़े खाने के लिए ऑर्डर को ले आता है। इतने अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं बिना मेहनत के। मैं इन सारे ऑर्डर को पूरा कर देता हूँ, फिर तो मैं मालामाल हो जाऊंगा। पिंकी को तो इस जादुई चूल्हे का उपयोग करना भी नहीं आता था। वो तो समाज सेवा में ही लगी हुई थी। किशन पाल जैसे ही उस चूल्हे में आग लगाता है तो वो गोबर का पूरा चूल्हा और उस पर रखा खाना जल जाता है। किशन पाल ये सब देखकर अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं बैठ जाता है। वो अपने किए पर बड़ा पछताता है। वहीं दूसरी ओर पिंकी और ममता सबकी मदद करती हुई मशहूर हो जाती है। गांव में ललिता नाम की एक लड़की रहती थी। ललिता को चित्रकारी करना बहुत पसंद था। साथ ही वो नए नए मेहंदी के डिजाइन भी बनाया करती थी।
एक दिन ललिता के घर प्रमीला नाम की एक महिला आती है। प्रमीला ललिता की माँ की दोस्त थी। ललिता की माँ की मृत्यु के बाद भी प्रमीला ललिता से मिलने आया करती थी। कैसी है बिटिया, क्या हाल चाल है? आजकल मेरी याद नहीं आती। वैसे इस बार तो कई महीनों बाद ही आई हूँ। जी मुझे आपकी याद तो आती है, मगर मिल नहीं पाते। क्या बताऊं, पिताजी हर वक्त नशे की हालत में ही रहते और उन्हें खुद का तो होश रहता नहीं। वो मेरी क्या फिक्र करेंगे। ओहो, तो पंकज जी अभी भी नशे में ही रहते हैं? तो तेरा खाना पीना कैसे चल रहा है? बस आस पड़ोस वाले के घर जाकर कुछ काम कर देती हूँ, उसी से ही खाना पीना हो जा रहा है। प्रमीला पड़ोस से ललिता की कॉपी उठाकर मेहंदी के डिजाइन देखने लगती है। ये सभी तो बहुत ही खूबसूरत है। क्या ये सब तुमने बनाया है? जी ये सब मैंने ही बनाया है। चल इस बात पर मेरे हाथ में मेहंदी बनाकर दिखा। ललिता प्रमीला के हाथ पर मेहंदी लगा देती है। वाह, तूने तो बहुत ही खूबसूरत मेहंदी लगाई है। तू गांव में मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती है? इससे तो तेरी अच्छी कमाई हो जाएगी। ललिता इस बारे में सोचने लगती है। थोड़ा सोचने के बाद वो कहती है, जी मेरे पास तो कोई जगह ही नहीं है, मैं कहाँ मेहंदी लगाऊंगी? अरे इसमें परेशान क्या होना, घर के बाहर एक कागज लगा दे, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, ऐसा लिख दे और बैठ जा। लोग खुद ही आएंगे तुझसे मेहंदी लगवाने। हाँ ये सुझाव अच्छा है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ, फिर आऊंगी तुझसे मिलने। प्रमीला ललिता से मिलकर वापस अपने घर चली जाती है। अगले ही दिन ललिता घर के बाहर एक कागज लगा देती है जिस पर लिखा था, यहाँ मेहंदी लगाई जाती है, और एक कुर्सी लगाकर बैठ जाती है। अच्छा, तो तुम मेहंदी लगाती हो? दिखाओ कौन कौन सा डिजाइन है तुम्हारे पास? ललिता अपनी कॉपी में से नई नई डिजाइन दिखाने लगती है। हाँ, ये बहुत खूबसूरत लग रही है, तुम यही मुझे लगा दो। ललिता उसे मेहंदी लगा देती है। वाह, ये तो एकदम वैसा ही है जैसा कि तुमने तुम्हारी कॉपी में दिखाया। मुझे तो ये मेहंदी बहुत पसंद आई है। ये लो पैसे, रख लो। मेहंदी लगाने के बदले पैसे पाकर ललिता बहुत खुश हो जाती है और नए ग्राहक का इंतजार करने लगती है। तभी उसका पिता वहाँ आ जाता है। क्या कर रही है तू? हट सामने से, भीड़ क्यों लगाई है? पिताजी आप अंदर जाइए, मेरे ग्राहक यहाँ बैठे हैं, आप कृपया अंदर जाइए। हट, मैं नहीं जाने वाला कहीं, मैं यहीं रहूंगा। पिताजी आप तो मुझे कुछ नहीं देते, कम से कम खुद ही कुछ काम करके पैसे तो कमाने दीजिए, तभी तो घर चल पाएगा। अरे वाह, पैसे? अच्छा, तो तू पैसे कमाने वाली है। ठीक है, मैं अभी अंदर चला जाता हूँ। ललिता के पिता पैसों की बात जानने के बाद ललिता से पैसे लेने लगते हैं। ललिता कुछ रुपए उन्हें भी देने लगती है। धीरे धीरे ललिता के पास बहुत ग्राहक आने लगते हैं। पूरे गांव में ललिता की मेहंदी प्रसिद्ध हो जाती है। आसपास के गांव के भी लोग भी मेहंदी लगवाने ललिता के पास आने लगते हैं। ये सब प्रमीला मौसी की वजह से हो पाया। आज उनके दिए सुझाव की वजह से ही मैं इतनी प्रसिद्ध हो पाई हूँ। एक दिन ललिता मेहंदी लगा रही थी, तभी एक गाड़ी उसके घर के बाहर आकर रुकती है और उस गाड़ी में से एक महिला बाहर निकलती है। अरे वाह, क्या डिजाइन है मेहंदी की, वेरी गुड। जी आपको भी मेहंदी लगवाना है? अरे बेटा, मैं तो यहाँ किसी और काम से आई थी, मगर तुम्हारी मेहंदी की डिजाइन देखकर यहाँ रुक गई। अब रुक ही गई हूँ तो लगा दो मुझे अच्छी से मेहंदी। ललिता उससे मेहंदी लगाने लगती है और तभी वो महिला कहती है, शहर में कुछ दिनों बाद ही एक मेहंदी कंपटीशन होने वाली है, तुम चाहो तो वहाँ चलकर मेहंदी लगाकर भाग ले सकती हो। जी मैं भी चाहती हूँ कंपटीशन में भाग लेने, मगर कैसे? कुछ दिनों बाद मैं तुम्हें लेने आऊंगी, तुम तैयार रहना। जी ठीक है। कुछ दिनों बाद वो महिला वापस गांव आती है और ललिता को साथ लेकर मेहंदी कंपटीशन में आती है। मैंने तुम्हारा नाम पहले ही यहाँ लिखवा दिया है, बस तुम कंपटीशन में अच्छे से मेहंदी लगाना। जी जरूर। ललिता उस मेहंदी कंपटीशन में भाग लेती है और जीत जाती है। वहाँ ललिता को इनाम में 30,000 रुपए मिलते हैं, जिससे कि ललिता नया दुकान बनाती है और काम में लग जाती है। दुकान पर हर रोज बहुत ग्राहक आने लगते हैं और ललिता काम करते करते थक जाती थी। कुछ महीनों बाद ललिता सोचती है, इससे अच्छा तो मैं पहले ही थी, इतना काम हो जाता है,
कि खुद के लिए भी समय नहीं मिल पाता। पहले तो थोड़े पैसे भी आ जाते थे और कुछ समय अपने मिल जाते थे, बाकी कामों पर ध्यान भी दे पाती थी, मगर अब तो ऐसा कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इसे बंद ही कर दूं, वही सही होगा और पहले जैसे ही घर के बाहर दुकान लगा लेती हूँ। ललिता के दिमाग में वही सब बातें चल रही थी। तभी प्रमीला उससे मिलने आती है और उसकी तरक्की देखकर बहुत खुश हो जाती है। ललिता बेटा, तुमने तो कमाल ही कर दिया, इतने कम समय में तुमने इतना कुछ हासिल कर लिया, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मौसी, मैं इससे खुश नहीं हूँ। क्यों बेटा, ऐसा क्या हो गया कि तुम इससे खुश नहीं हो? ललिता प्रमीला को सारी बातें बता देती है। नहीं ललिता, बिल्कुल भी नहीं, तुम इसे बंद नहीं करोगी। हमें जिंदगी में काम से कभी भागना नहीं चाहिए। उस समय के बारे में सोचो जब तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। आज तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब इसकी बदौलत ही है और तुम इसे ही छोड़ने का सोच रही हो। ऐसा कभी मत सोचना। मगर काम कुछ ज्यादा ही हो जाता है। काम कम ज्यादा तो लगा रहता है, मगर तुम्हें सभी चीजों को अच्छे से संभालना होगा। इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती। ऐसे तो जिंदगी में बहुत मुश्किलें आएंगी, हमें उन सभी का सामना करना है। हम किसी भी चीज को छोड़ नहीं सकते। ललिता को प्रमीला की सारी बात समझ आती है। मुझे माफ कर दीजिए मौसी, मैंने बहुत गलत सोचा। अब मैं कभी ऐसा नहीं सोचूंगी और मन लगाकर काम करूंगी। इसके बाद ललिता वापस से अपने काम में लग जाती है और बड़ी समझदारी से सभी चीजों को संभालती है। शिवपुरा नाम का एक गांव था। गांव में एक गरीब महिला पुष्पा अपनी बेटी चंपा के साथ मिट्टी के एक घर में रहती थी और छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा करती थी। एक दिन शाम को जब पुष्पा काम से घर आई तब, माँ, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, क्या तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाई हो? नहीं बेटी, आज जहाँ काम कर रही थी वहाँ से केवल चावल ही मिले। तो क्या हमें आज भी चावल ही खाकर रहना होगा? हाँ बेटी, आज इसी से काम चला लो, कल कुछ अच्छा लेकर आऊंगी। तुम तो हर रोज ऐसा ही करती हो। रुको, मैं चावल उबालने के लिए चढ़ा देती हूँ। पुष्पा चावल उबलाकर चंपा और अपने लिए परोसती है। खाने के बाद दोनों सोने चले जाते हैं। अगले दिन पुष्पा अपनी मिट्टी के घर की लिपाई कर रही थी, तभी चंपा कहती है, क्या माँ, तुम हर रोज ये करती रहती हो? चंपा, तुम्हें पता है ना कि हमारा घर मिट्टी का है, इसलिए इसकी लिपाई करनी जरूरी है। पूरे गांव में केवल हमारा ही घर मिट्टी का है। अरे चंपा, तुम तो जानती हो ना कि हमारे पास उन लोगों जैसे इतने पैसे नहीं हैं। क्या हमारे घर में बाकी घरों की तरह कभी आराम नहीं होगा? भगवान पर भरोसा रखो, भगवान ने कुछ न कुछ हमारे लिए सोचा ही होगा। तुम हमेशा ऐसा ही कहती रहती हो। ये सब बात छोड़ो और घर का ख्याल रखना। मुझे काम पर भी जाना है, आते वक्त कुछ खाने के लिए ले आऊंगी। पुष्पा काम पर अपनी मालकिन के यहाँ चली जाती है। मालकिन, आज कुछ काम है? हाँ, कुछ बर्तन और आंगन बहारना है। मालकिन, आज चावल के साथ थोड़े पैसे भी दीजिएगा, मेरी बेटी कुछ अच्छा खाने की जिद कर रही थी। हाँ हाँ ठीक है, अभी जाकर काम करो। शाम में पुष्पा अपना काम खत्म करके मालकिन के पास जाती है। मालकिन, मैंने अपना काम खत्म कर दिया, आप मुझे चावल और कुछ पैसे दे दीजिए। रुको, लेकर आती हूँ। मालकिन अंदर से चावल और कुछ पैसे लेकर आती है और पुष्पा को देती है। इस पर पुष्पा बोलती है, मालकिन, ये तो बहुत ही कम पैसे हैं, इसमें तो मैं कुछ भी नहीं ले पाऊंगी। जो है यही है, लेना है तो ले, नहीं तो चली जाओ। ठीक है मालकिन, मैं जाती हूँ। पुष्पा मालकिन के यहाँ से निकल जाती है और हलवाई की दुकान पर जाती है। अरे भाई, इतने रुपए में कुछ आएगा क्या? हाँ, एक समोसा आ जाएगा। बस एक ही? खैर छोड़ो, दे दो, बेटी के लिए ले जाऊंगी। हलवाई पुष्पा को एक समोसा दे देता है और पुष्पा उसे लेकर घर चली जाती है और घर पहुंचकर बोलती है, चंपा, ये लो, मैं तुम्हारे लिए समोसा लाई हूँ।
बस एक ही समोसा। चलो कुछ तो है, बाकी दिन तो ये भी नहीं मिलता। चंपा समोसा खाते हुए, माँ, तुम अपने लिए नहीं लाई? मालकिन ने इतने ही पैसे दिए थे, तुम चिंता मत करो, मैं किसी और दिन खा लूंगी। रुको, मैं चावल चढ़ाती हूँ। दोनों माँ बेटी चावल खाकर सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह पुष्पा घर के बाहर आती है। तभी उसे घर के बाहर एक अंगूठी मिलती है। अंगूठी उठाकर पुष्पा कहती है, ये किसकी अंगूठी है? शायद किसी की गिर गई होगी। हो सकता है खोजने आए, मैं इसे संभाल कर रख देती हूँ। अभी पुष्पा अंगूठी रख ही रही होती है कि पीछे से चंपा बोलती है, माँ, मेरी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। पुष्पा चंपा का शरीर छूती है। अरे, तुम्हें तो बहुत बुखार है। लगता है कल का समोसा अच्छा नहीं था। लगता है उसी के कारण ऐसा हुआ है। तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें अभी ठंडी पट्टी कर देती हूँ और काढ़ा बनाकर लाती हूँ। ठीक है। पुष्पा चंपा की पट्टी करती है और फिर उसे काढ़ा बना कर देती है। तुम आराम करो, मुझे काम पर जाना है। शाम तक तुम्हारी तबीयत में सुधार आ जाना चाहिए। पुष्पा अपने काम पर जाती है और दिन भर काम कर शाम को जब घर लौटती है तो देखती है कि चंपा की हालत में कुछ सुधार नहीं हुआ है। पुष्पा चंपा से पूछती है, तुम्हारी तबीयत में कुछ भी सुधार नहीं हुआ? क्या तुमने अच्छे से ही आराम किया या इधर उधर घूम रही थी? नहीं माँ, कहीं नहीं गई थी। पेट का दर्द तो कम हुआ है, पर बाकी सब चीज वैसी की वैसी ही है। रुको, मैं गांव के वैद्य जी को बुला कर लाती हूँ। पुष्पा वैद्य जी को बुलाने चली जाती है और उन्हें बुला कर लाती है। वैद्य जी चंपा को देखने के बाद बोलते हैं, मैं इसे अपनी जड़ी बूटी की गोली देता हूँ। अगर इससे भी तबीयत में सुधार नहीं होगा तो तुम्हें इसे शहर के चिकित्सक को दिखाना होगा। चिकित्सक की बात सुनकर पुष्पा कहती है, उसके लिए तो काफी पैसों की जरूरत होगी वैद्य जी। हाँ, मैं तो गांव का हूँ, इसीलिए ज्यादा पैसा नहीं लेता। वो नहीं मानेंगे। वैद्य जी से गोली लेकर चंपा की तबीयत में सुधार तो हुआ, पर कुछ खास नहीं। चंपा की तबीयत में सुधार ना होता देखकर पुष्पा ने सोचा, क्या मुझे चंपा के लिए उस दिन जो अंगूठी मिली थी उसे बेच देनी चाहिए? पर जब कोई उसे खोजने आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? जो चीज मेरी ही नहीं, मुझे उसे बेचनी नहीं चाहिए। पुष्पा थोड़ा सोचने के बाद अंगूठी ना बेचने का फैसला लेती है और अपने घरेलू तरीके से चंपा का उपचार करती रहती है। एक दिन सुबह पुष्पा जब झाड़ू लगा रही थी तब उसके घर के सामने एक सजी धजी कपड़ों में एक महिला आई। मुझे आपसे कुछ काम है। हाँ बताइए, क्या आपने यहाँ कोई अंगूठी गिरी देखी है? मैं उसे ढूंढ रही हूँ, शायद यहाँ गिर गई थी। हाँ, मुझे एक अंगूठी मिली तो थी, रुकिए मैं लेकर आती हूँ। पुष्पा के आने में थोड़ी देर हो जाती है। ये लीजिए आपकी अंगूठी। वो जरा मुझे समय लग गया, मेरे बेटे की तबीयत सही नहीं है इसलिए। हाँ, यही मेरी अंगूठी है। जी शुक्रिया। आपकी बेटी को हुआ क्या है? आप बुरा न मानो तो मैं आपकी बेटी की तबीयत देख सकती हूँ? पता नहीं, हर बार तो ऐसा कुछ होता था तो ठीक हो जाता था, पर इस बार तबीयत सुधर ही नहीं रही है। महिला चंपा को देखने के बाद कहती है, इसकी तबीयत तो काफी खराब है, किसी चिकित्सक से क्यों नहीं दिखाया? चिकित्सक के लिए पैसे नहीं थे। मैं तुम्हारी ईमानदारी से काफी खुश हुई हूँ। बेटी की तबीयत खराब होने के बाद भी तुमने अंगूठी नहीं बेची। रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। महिला चुटकी बजाते ही चंपा बिल्कुल ठीक हो जाती है। महिला के ऐसा करने पर पुष्पा बोलती है, आप कौन हो? आपने ऐसा किया कि चंपा बिल्कुल ठीक हो गई। मैं नंदन लोक की जादूगरनी हूँ, यहाँ कुछ काम से आई थी, तभी मेरी अंगूठी यहाँ गिर गई थी। तब से मैं अपनी अंगूठी ढूंढ रही थी।
आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जादूगरनी फिर चंपा से पूछती है, बताओ बेटी, तुम्हें कुछ और चाहिए? हाँ, अगर हो सकता तो हमें भी बाकियों के घर की तरह सुख सुविधा हमारे मिट्टी के घर में भी मिल जाती तो अच्छा होता। मैं तुम्हारे घर को जादुई मिट्टी का घर बना देती हूँ। इसमें सारी सुख सुविधा होंगी। और पुष्पा, मैं तुम्हें मिट्टी की पोटली देती हूँ, जिससे बनी मिट्टी के सामान जल्दी ही बिक जाएंगे। जादूगरनी चुटकी बजाती है और मिट्टी का घर सुख सुविधाओं से भर जाता है। उसके बाद जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। एक समय की बात है, दीपावली का दिन था। गांव के सब लोगों ने अपने घर के बाहर सजावट की थी और दिए भी लगाए थे। पर उस गांव में एक बच्चा था, अपने घर के दरवाजे पर उदास बैठा था। तभी उधर से एक बाबा गुजरते हैं। बेटा, क्या तुम मुझे एक गिलास पानी पिला सकते हो? मुझे बहुत प्यास लगी है। जरूर, मैं अभी लाया। ये कहकर टीनू घर के अंदर जाता है। बाबा ये देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि उस पूरे गांव में चारों तरफ रोशनी है, पर इस एक ही घर में रोशनी क्यों नहीं है? तभी टीनू बाबा के लिए पानी लेकर आता है और बाबा खुशी खुशी पानी पीने लगते हैं। बाबा बच्चे से पूछते हैं, बेटा, क्या बात है? तुम क्यों उदास हो, जबकि चारों तरफ खुशी का माहौल है और दिवाली के दिन तुम्हारे घर में कोई दिए भी नहीं जल रहे हैं? क्या बात है, मुझे बताओ। बाबा, हम बहुत गरीब हैं। मेरे पिताजी नहीं हैं। माँ सारा दिन दूसरों के घर के काम करती है, तब जाकर 2 वक्त का खाना नसीब होता है। पैसे न होने की वजह से मैं स्कूल भी नहीं जा सकता। हम कहाँ से दिवाली मनाएंगे? बेटा, तुम गरीब हो तो क्या हुआ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारे संस्कारों से बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें आज दिवाली के दिन एक उपहार देता हूँ। ऐसा कहकर बाबा उसे एक जादुई दिया देते हैं। उसमें से बहुत तेज रोशनी निकल रही थी। टीनू को दिया देते हुए बाबा बोलते हैं, बेटा, ये दिया तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। तुम इससे जो मांगोगे तुम्हें मिलेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना बेटा, जब भी तुम इससे कुछ मांगना, बाहर का कोई भी आदमी इसे ना देखे, नहीं तो इसकी रोशनी गायब हो जाएगी। इतना बोलते ही बाबा भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। दिए की रोशनी देखकर टीनू बहुत ही चकित हो जाता है। टीनू दिए को लेकर घर के अंदर जाता है और अपनी माँ को बाबा जी की सारी बात बता देता है। माँ दिए की रोशनी देखकर मन ही मन बहुत खुश हो जाती है और बाबा जी का धन्यवाद देती है। दीपक, दीपक, मेरा घर रोशनी से सजा दो। ये कहते ही टीनू का पूरा घर रोशनी से जगमगा उठता है। ये देख माँ और टीनू बहुत खुश हो जाते हैं। तब टीनू दिए से कहता है, दीपक, दीपक, मुझे बहुत भूख लगी है। क्या तुम मुझे अच्छा खाना खिला सकते हो? और वो दिया उनकी ये इच्छा भी पूरी कर देता है। तब टीनू दीपक से कहता है, दीपक, दीपक, मेरी माँ के लिए एक सिलाई मशीन ला दो, जिससे मेरी माँ को घर घर जाकर काम नहीं करना पड़ेगा। और दीपक उनकी वो इच्छा भी पूरी कर देता है। ये देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है और टीनू को गले से लगा लेती है। बेटा, दिए का इस्तेमाल इसी तरह दूसरों की मदद के लिए करना। धीरे धीरे टीनू के घर की हालत सुधर जाती है और वो स्कूल भी जाने लगता है। टीनू अब इस दिए की मदद से गरीबों को रोज खाना भी खिलाता है और लोगों की बहुत मदद भी करने लगता है। एक दिन की बात है, टीनू का दोस्त मोंटू टीनू को मिलने उसके घर आता है। मोंटू दिए को देखकर टीनू से पूछता है, अरे टीनू, ये दिया कहाँ से मिला?
इसकी रोशनी तो बहुत अच्छी है। ये कोई मामूली दिया नहीं है, ये एक जादुई दिया है। इससे तुम जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। जादुई दिया? ऐसा कुछ नहीं होता, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अच्छा ऐसा है, तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं? तो रुको, मैं अभी तुम्हें इससे कुछ मांग के दिखाता हूँ। दीपक, मुझे बहुत सारे लड्डू खाने के लिए चाहिए। टीनू के इतना बोलने से ही अचानक दिए की रोशनी गायब हो जाती है। ये देख मोंटू हंसने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और टीनू जोर जोर से रोने लगता है। टीनू का रोना सुनकर उसकी माँ वहाँ आ जाती है। टीनू तब रोते हुए अपनी माँ को सारी बात बताता है। टीनू की माँ को बाबा की कही हुई बातें याद आ जाती हैं। बेटा टीनू, तुम्हें बाबा ने कहा था ना कि किसी के भी सामने इस दिए का इस्तेमाल मत करना, तो तुमने ऐसा क्यों किया? अब मैं क्या करूँ माँ? तुम सच्चे दिल से बाबा को याद करो, वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। टीनू दिए के सामने हाथ जोड़कर बाबा को याद करता है और मन ही मन कहता है, बाबा मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी दिखावे के लिए इस दिए का इस्तेमाल नहीं करूँगा। तभी अचानक बाबा प्रकट होते हैं और वो टीनू से कहते हैं, टीनू, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, लेकिन दिखावा करने के चक्कर में तुम मेरी बातों को भूल गए। बाबा मुझे माफ कर दो, आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। और फिर बाबा टीनू को माफ कर देते हैं और दिए की रोशनी वापस आ जाती है और टीनू से वचन लेते हैं कि इस दिए का इस्तेमाल लोगों के भले के लिए ही करना है, ना कि अपने दिखावे के लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें दिखावा नहीं करना चाहिए,